नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारी होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जिनमें हम लोग देखिए नॉर्मली हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है। इसमें कैसे होता है कि ए से बी से ए में गया सिस्टम, ए से बी में गया तो यू बी माइनस यू ए क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। अब यदि हम लोग क्या करें, इस प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में कराए, मतलब विपरीत दिशा में कराए, तो उससे हमारे पास यू बी माइनस यू ए प्राइम होगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, सारी कंडीशन थी डेल्टा क्यू, उसके जगह माइनस डेल्टा क्यू रख दिया, डेल्टा डब्ल्यू की जगह माइनस डेल्टा डब्ल्यू रख दिया। तो उस केस में हम लोग यदि सॉल्व करवाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, यू ए माइनस यू बी के इक्वल। तो देखिए, इससे हम लोग के पास आ जाएगा यू ए प्राइम जो होता है हमारा यू ए के इक्वल होता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि बिल्कुल सेम तरीके से उन प्रोसेस को अपोजिट डायरेक्शन में कराया जाएगा तो हम लोगों को हर एक स्टेज पर सेम स्टेट मिलेगी जो कि हम लोगों के डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर मिल रही थी। मतलब 1 2 3 था तो उल्टा कराया तब 3 2 1 इस तरीके का मिलेगा। इसलिए हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, बाय कैरिंग आउट चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल पैरामीटर्स, मतलब बाय प्राचल्य बाय अवस्थाएं उनको इस तरीके से चेंज करें, उनको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करें, इसकी वजह से, और अपोजिट ऑर्डर में चेंज करें, इसकी वजह से क्या हुए कि वो सिस्टम है वो सेम स्टेट और सेम स्टेज को एक्वायर करता है जो कि डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर थी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ऐसे हो रही थी तो अब इधर की साइड से ऐसे होगी। तो देखिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी प्रक्रम के बाय अवस्थाओं में परिवर्तनों को डायरेक्ट प्रोसेस के सापेक्ष विपरीत क्रम व विपरीत दिशा में लगाने पर प्रत्येक स्तर वह रही अवस्था प्राप्त होती है जैसे कि डायरेक्ट प्रोसेस में होती थी, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध हमारे क्या होंगे। पहला कि जो हमारा स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही धीरे धीरे होने चाहिए, अवस्था में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होना चाहिए, और जो सिस्टम है हमारा और सराउंडिंग है उन दोनों के जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसमें हीट लॉस मतलब ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फ्रिक्शन हो, विस्कोसिटी हो, किसी भी प्रोसेस से ऊष्मा का क्षय नहीं होना चाहिए। फिर हमारी आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जो उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी के कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या होगा, हम लोग को जब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो हम लोग को वो स्टेट्स नहीं मिलेगी जो हम लोग को सेम डायरेक्शन में मिल रही थी। तो अब देखिए, इरिवर्सिबल उन प्रोसेस को हम लोग में इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इनके एग्जांपल हो जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, जूल इफेक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो भी होता है। केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो भी हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन मतलब ऊष्मा इंजन। तो देखिए, ऊष्मा इंजन एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देते हैं। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल वर्क में हीट को कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए डिवाइस में। पहला, हीट सोर्स मतलब ऊष्मा स्रोत। तो वह ऐसा चीज़ होती है जो कि हीट, जहाँ से हम लोग हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस, वो ऐसी जगह होती है जो कि कार्य करेगी, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, कार्य करेगी। कार्य जो होगा वो किसी को और को दे देगी, और जो बची हुई ऊष्मा है वो हीट सिंक को दे देगी, मतलब ऊष्मा सिंक को दे देगी, और वो वापस वर्किंग सब्सटेंस सेम स्टेट में आ जाएगा जैसा कि वो पहले वाले स्टेट में था। तो देखिए, हम लोग का पहला होता है हीट सोर्स, ऊष्मा स्रोत। तो हीट सोर्स एक ऊष्मा भंडार होता है, हीट रिजर्वायर होता है, जिसका जो ताप होता है हमारा टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखा, बहुत हाई रखा जाता है, और इसकी जो ऊष्मा धारिता होती है मतलब हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, दैट मीन्स उसका जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। कितना भी हम लोग उसको उससे हीट ले लें लेकिन उसका जो ताप है वो हमारा वो चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारा होता है मैकेनिकल अरेंजमेंट। तो देखिए, मैकेनिकल अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर पिस्टन लगाई होती है। उस सिलेंडर इस तरीके का होता है कि इसकी जो वॉल्स है सारी और पिस्टन है वो सारी की सारी इंसुलेटर होगी, दैट मीन्स कुचालक होगी, और इसकी जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कंडक्टिंग होगा, मतलब सुचालक होगा। इस वजह से ये जो क्या होगा, जब भी हम लोगों को वो हीट सोर्स से हीट लेगा तो वो पिस्टन को देगा, पिस्टन क्या करेगा, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो और उसकी जो बाकी एनर्जी होगी, हीट होगी, वो सारी की सारी वो क्या करेगा, हीट सिंक को दे देगा। तो इस वजह से हीट सिंक जो होगा हमारा वो कैसा होगा, हीट सिंक भी हमारा एक हीट रिजर्वायर होगा जिसका ताप जो होता है, टेम्परेचर, वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब उसका जो ताप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए चाहे कितनी भी हीट हम लोग उसको दे दें। तो देखिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हीट सिंक जो होगी हमारी वो भी एक हीट रिजर्वायर होगा, ऊष्मा भंडार होगा, जिसका जो ताप होता है हमारा टेम्परेचर वो हीट सोर्स से कम होगा, और इसकी हीट कैपेसिटी जो होती है ऊष्मा धारिता वो इतनी ज़्यादा होगी, अनंत होगी, कि उसमें कितना भी हम लोग वो हीट वापस देते जाए
फिर भी उसका जो ताप है हमारा वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं हीट इंजन की प्रोसेस। तो देखिए हीट इंजन में 3 चीज़ होगी, हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और हीट सिंक। तो हीट सोर्स से तो ना वो T1 टेम्परेचर पे होगा, हीट सिंक जो होगा हमारा T2 टेम्परेचर पे होगा। वर्किंग सब्सटेंस Q1 हीट लेगा हीट सोर्स से, वो W वर्क करेगा और बाकी की हीट जो होगा वो T2 को दे देगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हीट इंजन की, कितना काम वो करेगा। तो देखिए एफिशिएंसी जो हीट इंजन की होती है, हीट इंजन की जो दक्षता होती है वो होती है यूजफुल वर्क अपॉन हीट रिसीव्ड बाय फ्रॉम द सोर्स, मतलब वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से हमारे पास क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो हमारे पास क्या जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी आंतरिक ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितनी भी वो होगा वर्किंग सब्सटेंस सारी वर्क करके बाकी की हीट उसको देकर वो वापस से अपने पहले वाली स्टेट में आ जाता है। इस वजह से डेल्टा U तो हमारा 0 होगा, ये होगा W प्लस और इधर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो W हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 के इक्वल। अब देखिए दक्षता इससे हमारे पास आ जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के इक्वल, तो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ईटा जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। तो ये होती है हमारी दक्षता हीट इंजन की। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आज के लिए इतना ही, बस हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमेशा देखते हैं। पहला, हीट इंजन क्या होते हैं और नेसेसरी कंडीशंस फॉर रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता की जरूरी शर्तें बतानी है आपको, और ऊष्मा इंजन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हम लोग को बतानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।